आज की कहानी है आशीष और ईशा नाम के एक जोड़े की, जिनकी अभी कुछ दिन पहले ही नई नई शादी हुई है। शादी के बाद जहां आशीष अपनी तरफ से अच्छा पति होने की भरपूर कोशिश कर रहा था, ईशा भी प्यार जताने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही थी। कुल मिलाकर उनकी शादीशुदा जिंदगी में रंग ही रंग थे। ईशा, सारी मौज मस्ती खत्म यार। कल से मेरी छुट्टियां खत्म हो रही हैं और अब मुझे ऑफिस ज्वाइन करना होगा। अब से तुम्हें पूरा दिन मेरे बिना ही गुजारना होगा। प्लीज ऐसी बातें मत करो ना, मुझे तो सोचकर ही बुरा लग रहा है। मैं कैसे आपके बिना पूरा दिन रहूंगी। और आपको पता है ना, जब तक मैं अपने बाबू को अपने हाथ से खाना नहीं खिलाती, मुझसे खाना खाया ही नहीं जाता। मेरा तो ये सोच सोच कर ही वजन कम हो जाएगा कि मेरे बाबू ने अच्छे से खाना खाया भी होगा या नहीं। अरे तुम चिंता क्यों करती हो, मैं अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा और टाइम से खाना भी खा लिया करूंगा। लेकिन तुम भी वादा करो कि तुम भी अपना अच्छे से ख्याल रखोगी और समय से खाना खाओगी। मुझे पता है आप अपनी सेहत की ना बिल्कुल भी चिंता नहीं करते। अरे मैं याद ना दिलाऊं ना तो आप तो पानी पीना भी भूल जाते हो। अपने आप को देख लो, जब से मैं आपके खाने पीने का ख्याल रखने लगी हूँ, आपके चेहरे पर ग्लो दिखाई देने लगा है। अरे मेरी जान, वो खाने का नहीं, तुम्हारे प्यार का ग्लो है। रहने दो, मुझे पता है आप बस मेरा मूड अच्छा करने के लिए ये सब कह रहे हो। मुझे सच में अच्छा नहीं लग रहा। कुछ दिन की और छुट्टी ले लो ना। अरे बाबा, अगर मैंने अब छुट्टियां बढ़ाई ना तो कंपनी मुझे हमेशा के लिए छुट्टी कर देगा, निकाल कर बाहर फेंक देगी। फिर क्या करेगा तुम्हारा ये बाबू? हाउस हस्बैंड बनकर बीवी की सेवा करेगा। मेरा बस चले तो मैं आपको सच में हाउस हस्बैंड बनाकर ही घर पर रख लूं। लेकिन मुझे पता है उससे भी काम नहीं चलने वाला, इसलिए मैं आपको जाने दे रही हूँ। बड़े भारी मन से ईशा ने आशीष को वापस ऑफिस भेज तो दिया, लेकिन आशीष के बिना तो जैसे उसे ये घर काटने को आ रहा था। वैसे तो घर में सास ससुर जेठ जिठानी सब थे, लेकिन ईशा को तो आशीष के ऑफिस जाते ही पूरा घर बिल्कुल खंडहर की तरह खाली लग रहा था। आशीष के ऑफिस जाने के कुछ देर बाद, क्या कर रहा था मेरा बाबू? अरे बस अभी अभी ऑफिस पहुंचा हूँ, अपनी डेस्क पर पहुंचने ही वाला हूँ। अच्छा, ऑफिस पहुंचकर ना पानी पी लेना। माना कि सर्दी है, लेकिन बॉडी को ना पानी की जरूरत तब भी होती है। अच्छा ठीक है, पी लूंगा। तुम अपना ख्याल रखना, ओके, बाय। आशीष अभी अपनी चेयर पर बैठा ही था कि एक बार फिर से उसका फोन बजने लगता है। अरे बेबी, क्या हुआ? बाबू, मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि ठंडी बहुत ज़्यादा है, तो ठंडा पानी मत पीना, थोड़ा सा गर्म कर लेना। आपके ऑफिस में गर्म पानी मिल जाता है ना? नहीं तो कल से मैं आपको बोतल में पानी गर्म करके दे दिया करूँगी। अरे बाबा, मिलता है गर्म पानी, तुम चिंता मत करो, मैं पी लूँगा। हाँ? जैसे ही आशीष ने कंप्यूटर ऑन करके काम शुरू किया कि एक बार फिर से ट्रिंग ट्रिंग उसका फ़ोन बजने लगता है। क्या कर रहा था मेरा बाबू? अरे बाबा, ऑफिस में काम करने आया हूँ, और क्या करूँगा बताओ। ज़्यादा भाव मत खाओ। मैंने बस ये कंफर्म करने के लिए फ़ोन किया था कि आपने पानी पी तो लिया ना, कहीं भूल तो नहीं गया? अरे नहीं बाबा, भूला नहीं हूँ, मुझे सब याद है। अब प्लीज़ मुझे काम करने दो ना। आशीष फ़ोन रखता है तो देखता है कि पास वाली डेस्क पर बैठा उसका दोस्त मुस्कुराते हुए उसकी ओर देख रहा है। क्या बात है भाई, जादू चला दिया भाभी पे बिल्कुल। 15 मिनट में 3 फोन। दोस्त के इस तरह से मस्खरी करने पर आशीष बिल्कुल झेप गया था। अरे नहीं तो वो बस। अरे भाई, हम भी शादीशुदा हैं, कभी हमारी भी नई नई शादी हुई थी, सब समझते हैं हम। अक्षय की बातों को इग्नोर करके आशीष फिर से अपना काम करने लगता है। 2 घंटे बीत गए थे, लेकिन ईशा का कोई फोन नहीं आया। एक बार फोन करके पूछ लेता हूँ, कहीं ईशा मेरी बात का बुरा तो नहीं मान गई। वो जैसे ही फोन करने के लिए मोबाइल उठाता है कि अचानक से उसका फोन रिंग करता है। बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी, मैं अभी तुम्हें ही फोन करने वाला था। मुझे लगा कि तुम नाराज हो गई। मैं अपने बाबू से नाराज कैसे हो सकती हूँ? मैंने आपको याद दिलाने के लिए फ़ोन किया था कि चाय का समय हो गया है, चाय पी लेना। हाँ ठीक है, पी लूँगा। वैसे एक बात कहूँ, मैं बहुत लकी हूँ जो तुम मुझे मिली। तुम मेरी कितनी चिंता करती हो, हर किसी के नसीब में ऐसी पत्नी नहीं होती। ऑफिस में जाकर मुझे भूल तो नहीं गया ना? बापू को मेरी याद तो आ रही है ना?
हाँ बाबा आ रही है। तो फिर लव यू, मिस यू बोलो ना। ईशा यार, ये ऑफिस है, मेरे आसपास लोग बैठे हुए हैं, समझती नहीं हो तुम? अरे तो अपनी बीवी को आई लव यू कहने में क्या शर्म है? मैं बीवी हूँ आपकी, कोई सड़क पर चलती लड़की से थोड़ी ना बात कर रहे हो। तुम ना बिल्कुल बच्चों की तरह जिद पर अड़ जाती हो। अच्छा ठीक है, फोन रखो, मैं घर आकर बात करता हूँ। फोन रखे अभी 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि फिर से आशीष का फोन बज जाता है। अच्छा बाबू, खाली चाय मत पीना, उससे एसिडिटी हो जाती है। चाय के साथ कुछ ना कुछ जरूर खा लेना। अरे ठीक है भाई, खा लूंगा, अब थोड़ा काम कर लूं। शुरू शुरू में तो आशीष को पत्नी का ये बार बार बाबू खाना खाया, बाबू पानी पिया, ये सब पूछना बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, आशीष को ये वक्त बेवक्त के फोन से शर्मिंदगी होने लगी। भाई आशीष, क्या हुआ, कुछ दिक्कत है क्या? नहीं नहीं सर, सब ठीक है। अरे जनाब, अब जरा हनीमून पीरियड से बाहर आओ और थोड़ा काम में मन लगाओ। जब से तुम लौट कर आए हो मैं देख रहा हूँ फोन तुम्हारे कान पर ही लगा रहता है। वो सर, नई नई शादी हुई है ना, तो वाइफ का फोन आ जाता है, लेकिन मैं उसे समझा दूंगा, डोंट वरी। बॉस अभी आशीष को नसीहत दे ही रहे थे कि इतने में आशीष का फोन फिर से रिंग करने लगता है। बॉस को सामने खड़ा देख आशीष फोन कट कर देता है, लेकिन बार बार ईशा का फोन उसके फोन पर आता ही रहता है। उठा लो वरना ये फोन बजना बंद नहीं होगा। आशीष जैसे ही फोन पिक करता है, उधर से ईशा की आवाज सुनाई देती है। मेरे बाबू ने खाना खाया? मैं तुम्हें अभी कुछ देर में फोन करता हूँ। अच्छा ठीक है, पर खाना खा लेना। हाँ बाबू। शाम के समय। बाबू आप आ गए। अच्छा बैठो, मैं आपके लिए ना चाय बनाती हूँ। आशीष को चाय देने के बाद, रात को खाने में क्या खाओगे बाबू? अरे कुछ भी बना लो यार। ऐसे कैसे कुछ भी बना लूं? जो मेरे बाबू को पसंद होगा वही बनाऊंगी ना मैं। देख रही है मम्मी जी आप, क्या खुलेआम बाबू बाबू चल रहा है। नई शादी तो हमारी भी हुई थी, ये बाबू और बेबी का गेम हमने तो कभी नहीं खेला। अरे देख रही हूँ बेटा, बाबू तो मैंने से तब भी नहीं कहा जब यह 3 महीने का था, और इस ईशा ने मेरे 30 साल के बेटे को आते ही बाबू बना दिया। इसे छोड़, आशीष को देख ले, उसे कितना मजा आ रहा है बाबू बनने में। खिला जा रहा है लुगाई का बाबू बनकर खाना खाते समय। एक रोटी और ले लो ना बाबू। नहीं नहीं, बहुत पेट भर गया। बाबू आप ना अच्छे से खाना खाया करो, अब बिल्कुल अपना ध्यान नहीं रखते हो। अरे खा ले बाबू, नहीं तो तेरी बाबू नाराज हो जाएगी। बाबू सब्जी भी ले आऊं क्या? क्या आप लोग भी मुझे बाबू बाबू कहकर बुला रहे हैं? वो तो बस ऐसे ही प्यार से कह देती है। अरे बेटा, हम भी तो प्यार से ही कह रहे हैं ना, हमने कौन सा लठ मार दिया तुझे? आशीष के लिए अब घर में भी उठना बैठना मुश्किल हो गया था। माँ हो या भाभी, बात बात पर उसे बाबू बाबू कहकर टॉन्ट मार रही थी। ऑफिस में 5 मिनट में सब लोग कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाओ, अर्जेंट मीटिंग है। सभी लोग कॉन्फ्रेंस रूम में जमा हो जाते हैं, तभी आशीष का फोन बजता है। अरे यार, ईशा ने फोन कर करके मुझे परेशान कर दिया है। हर समय बाबू ने खाना खाया, बाबू ने पानी पिया। अरे कोई बच्चा थोड़ी ना हूं मैं। आशीष के बार बार कॉल कट करने पर ईशा उसे वॉइस मैसेज भेज देती है। हड़बड़ी में आशीष के हाथ से प्ले बटन दब जाता है और मैसेज प्ले हो जाता है। मेरे बाबू ने खाना खाया? मैसेज सुनकर आशीष के साथ बैठे उसके दोस्त हंसने लगते हैं। अरे बाबू रिप्लाई क्यों नहीं करता? भाभी जी परेशान हो रही है। ला मैं बता देता हूँ कि बाबू तो अभी चाय पी रहा है, खाना तो आधे घंटे पहले ही खा चुका। ऑफिस में सबको उसका मजाक उड़ाता देख आशीष का चेहरा बिल्कुल उतर जाता है। धीरे धीरे एक कान से दूसरे कान होते हुए ये बात उसके घर और ऑफिस के अलावा अब पूरे मोहल्ले में भी फैल गई थी। आशीष जब अपनी कॉलोनी से गुजरता तो कॉलोनी के लड़के उसे बाबू खाना खा लेना ये कहकर चिढ़ाते रहते। ये सब सुनते सुनते अब आशीष बिल्कुल परेशान हो गया था। क्या बात है बाबू, आप परेशान लग रहे हो? अरे यार, आशीष नाम है मेरा, ये क्या लगा रखा है बाबू बाबू? मैं कोई 5 साल का बच्चा नहीं हूँ जिसे तुम दिन में 25 बार फोन करके खाना और पानी पीने के लिए कहते रहती हो। अरे यार, मजाक बनकर रह गया हूँ मैं घर और ऑफिस में। इतना ही नहीं, अब तो कॉलोनी में भी लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे हैं। बाबू आप इससे परेशान मत होना,
आपको पता है ना, मैं आपको दुखी नहीं देख सकती। अच्छा ठीक है, प्रॉमिस, अब मैं कभी आपको फोन करके बाबू नहीं कहूंगी बस। तुम सच कह रही हो? बिल्कुल सच। ईशा की बात सुनकर आशीष बहुत खुश हो गया था। अगले 2 दिन बहुत शांति से बीते थे। ना तो ईशा ने ऑफिस में बार बार फोन किया, ना ही उसने उसे बाबू कहा। ईशा मुझसे बहुत प्यार करती है। मेरे एक बार कहने भर से उसने अपनी आदत में बदलाव ला दिया। अचानक से आशीष के फोन की घंटी बजने लगती है। मेरे बाबू ने दवाई खाई? क्या ईशा, फिर से शुरू हो गया तुम्हारा? मेरे बाबू ने खाना खाया, पानी पिया, दवाई पी। अरे तुमने वादा किया था ना। हाँ तो मैंने वादा तो किया था कि बाबू ने खाना खाया नहीं पूछूंगी, लेकिन दवाई के लिए तो पूछ ही सकती हो ना। हाँ बाबू। ईशा की बात सुनकर बाबू ने सॉरी आशीष ने अपना सर पकड़ लिया था। उसे समझ में आ गया था कि कुत्ते की दुम तो सीधी हो सकती है, लेकिन उसकी पत्नी की आदतें नहीं बदल सकती। और वो अब सिर्फ पत्नी का नहीं, जगत बाबू बन चुका था। अरे ये क्या कर दिया भाभी आपने? इस कढ़ाई में घी क्यों निकाल रही है? अरे क्या हो गया? तो कढ़ाई तो है, घी तो निकालना ही पड़ेगा ना, इतना सारा मक्खन जो जमा हो गया है। अरे भाभी ये कढ़ाई नई वाली है जो मेरे मौसा जी ने मुझे दी थी, ये खराब हो जाएगी। हाँ तो क्या हुआ, बर्तन तो खराब होने के लिए होते हैं, धुल जाएंगे और क्या। अरे भाभी ये बहुत महंगी कढ़ाई है, आप समझ ही नहीं रही हैं। आप किसी और बर्तन में घी निकाल लीजिए ना, इसमें नहीं। क्या? मेरे मायके से भी इतने सारे बर्तन आए हैं, वो भी तो खराब होते ही है ना। मैं तो इसी कढ़ाई में घी निकालूंगी बस। भाभी आप ये जानबूझकर कर रही हैं ना? आपको पता है कि मुझे ये सारे बर्तन मेरे मायके से मिले हैं, इसीलिए कर रही हैं ना आप। अरे सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मुझे भी काफ़ी सारे बर्तन मिले हैं मायके से। ठीक है, मैं क्यों तुम्हारे बर्तनों को हाथ लगाने लगी। फिर क्यों ले रखी है ये कढ़ाई? छोड़ दीजिए ना। अरे क्या हुआ, क्यों सुबह सुबह बिल्लियों की तरह लड़ रही हो? माँ जी भाभी से कहिए ना मेरी नई कढ़ाई में घी ना निकाले, ये कढ़ाई पूरी ख़राब हो जाएगी। अरे माँ जी समझाइए ना इसे कि बर्तन तो ख़राब होने के लिए होते हैं। आज ये कढ़ाई नहीं है, कल पुरानी हो जाएगी और क्या। अरे दिव्या बहू छोड़ ना इसकी कढ़ाई को, वैसे भी हमारे पास कितनी सारी कढ़ाइयाँ हैं, तो उनमें से एक ले ले। नहीं, मैं तो इसी कढ़ाई में घी बनाऊंगी, आप चाहे कुछ भी कह ले। ये दिव्या भी ना। अच्छा पिंकी बहू तू भी छोड़ना, कढ़ाई तो है, क्या फ़र्क पड़ता है। दिव्या भाभी मैं आपको देख लूँगी, आपने मेरी कढ़ाई ख़राब की है ना, ठीक है मैं भी देखती हूँ। हे भगवान, इन दोनों को मेरे ही घर भेजना था क्या आपको? और कोई नहीं मिली थी? अब पता नहीं ये क्या करेगी। वैसे बर्तनों की महाभारत तो सदियों से हर घर में चलती आ रही है, और यही हाल है हमारी दिव्या और पिंकी का भी, जिन्हें लगता है कि उनके बर्तन ज़्यादा घिसने नहीं चाहिए। अब दिव्या ने तो उस नई कढ़ाई में घी निकाल लिया, लेकिन हमारी पिंकी भी किसी से कम नहीं है जनाब। आइए देखते हैं कि वो क्या करती है। पिंकी बहू तुमने 5 गंवारी कन्याओं को बुला लिया? हाँ माँ जी मैंने बुला लिया उनको, सब छोटी हैं काफ़ी। हाँ छोटी है तो अच्छा ही है, वो सब माता रानी का रूप है। हाँ माँ जी, और मैंने सबके लिए भोग भी बना दिया है। ये लो आ गई छोटी कन्याएं। आओ आओ बच्चों यहाँ बैठो। ये लीजिए माँ जी थालियाँ। अरे ये तो मेरे नए डिनर सेट की थालियाँ हैं, इनमें से एक भी टूटी तो पूरा सेट खराब हो जाएगा। क्या भाभी आप भी, बर्तन तो खराब होने के लिए होते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ और क्या, थालियाँ ही तो है। अरे माँ जी इनमें से एक ने एक भी थाली तोड़ दी ना तो पूरा सेट खराब हो जाएगा। और ये थालियाँ चीनी की है, स्टील की नहीं है जो पटकने से टूटेंगी नहीं। लेकिन अब तो मैंने बच्चियों को खाना इसमें दे दिया है माँ जी, अब ऐसा अच्छा नहीं लगता ना कि उनसे थाली वापस ले लूँ। हाँ हाँ माता रानी का पाप लगेगा अगर थाली वापस ले ली। अब चलेगा, थाली टूटी तो टूटी। छोटी छोटी बच्चियों के हाथों से दिव्या की महंगी क्रॉकरी की 1-2 थाली तो टूटी गई, लेकिन अब बच्चियों को तो कुछ कह नहीं सकते थे। लेकिन पिंकी ने अपना बदला ले लिया। दिव्या ने उसकी नई कढ़ाई ख़राब कर दी थी और पिंकी ने उसके क्रॉकरी सेट को ख़राब कर दिया। हिसाब बराबर है ना। लेकिन ऐसा नहीं था, ये तो बस जंग की शुरुआत थी। माँ जी क्या हुआ, दिव्या भाभी दिखाई नहीं दे रही हैं। अरे आज मैंने सरसों के तेल में कच्ची केरी का अचार डाला है ना, तो बस उसी को छत पे सुखाने गई है। अच्छा ठीक है, वैसे कितना अचार डाला है माँ जी आपने इस बार? अरे इस बार तो वो बड़े से पतीले में डाला है, सोच रही थी इस बार जीजी को भी भेजूंगी थोड़ा सा। बड़ा सा पतीला, वो स्टील वाला जिसमें आगे फूल लगे हुए हैं? हाँ
क्यों, क्या हुआ? अरे माँ जी, वो तो मेरा पसंदीदा पतीला है। मैं बस उसमें दूध के अलावा कुछ नहीं उबालती थी। आपने उसमें सरसों के तेल से अचार डाल दिया। अरे दिव्या, बहू ने कहा कि इसमें अचार अच्छा बनेगा तो मैंने डाल दिया। अब पतीला ही तो है, क्या हो गया इसमें? वो सिर्फ पतीला नहीं है माँ जी, एक इमोशन है। क्या क्या बोल रही है? दिव्या भाभी, मैं आपको देख लूँगी। आपने मेरा फेवरेट पतीला ख़राब किया है ना, अब देखिए मैं क्या करती हूँ। अरे तुम दोनों बर्तनों के पीछे पागल हो गई हो क्या? बर्तन उपयोग करने के लिए होते हैं, रखने के लिए नहीं। आप नहीं समझेगी माँ जी। मैं तो तुम दोनों को समझ ही नहीं रही हूँ। बर्तन ना हो गए कोई राज्य हो गया जिससे तुम दोनों को ही जीतना है। अब ये जंग कहाँ रुकने वाली थी। एक बार दिव्या की तरफ से आता तो दूसरा बार पिंकी करती, जैसे इसका कोई तोड़ ही नहीं था। चलो सब लोग बिरयानी खा लो, आ जाओ। अरे वाह पिंकी बहू, आज तो तुमने बिरयानी बनाई है, क्या बात है। हाँ, आज कितने दिनों बाद कुछ अच्छा मिल रहा है खाने को। आइए आइए, खाइए सब लोग। अरे वाह, हाँ आज तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। क्या बन रहा है? अरे आज पिंकी बहू ने बिरयानी बनाई है। आजा आजा, खाने बैठ जा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे तो बिरयानी बहुत पसंद है। अरे क्या हो गया, मिर्ची लग गई क्या? माँ जी, ये बॉल्स किससे निकाले? अरे अब क्या हुआ, इन बॉल में क्या दिक्कत हो गई? अरे माँ जी, बिरयानी के मसालों के दाग इनमें से नहीं जाएंगे। ये बॉल सिर्फ आइसक्रीम और मलाई जैसी चीज़ें खाने के लिए हैं। ये हल्दी और मसाले के दाग इससे जाएंगे ही नहीं। अरे क्या फ़र्क पड़ता है, अब बॉल्स ही तो है। हाँ भाभी, क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे पता है, ये सब तुमने किया है ना जानबूझकर। ठीक वैसे ही जैसे आपने मेरा फेवरेट पतीला माँ जी को अचार बनाने के लिए दिया था। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं पिंकी। हाँ हाँ, एक काम करो, एक दूसरे को जेल में ही डलवा दो, ठीक है? माँ जी अब देखिए ना, इसने मेरे बॉल्स। बस अब बहुत हो गया, थक गई हूँ मैं रोज़ रोज़ के इस नाटक से। अब मैं एक फ़ैसला करती हूँ, आज से तुम दोनों अपने अपने बर्तन अलग अलग कर दो और अलग अलग ही खाना बनाओ अपने बर्तनों में, और फिर अपने बर्तनों को तुम दोनों चाटो या तोड़ो, तुम्हारी मर्जी। लो, हो गया तुम दोनों के बर्तनों का बंटवारा। अब पड़ गया ना चैन दोनों को। इसके बाद अगर मैंने कोई शिकायत सुनी ना तो दोनों को एक एक थप्पड़ मारूंगी। कावेरी ने तंग आकर दोनों बहुओं के बर्तनों का बंटवारा कर दिया। अब दिव्या अपने बर्तनों में खाना बनाती और पिंकी अपने बर्तनों में, लेकिन इससे दोनों का काम भी बढ़ गया था और दोनों के बर्तन भी बढ़ गए थे। अरे ये क्या है भाभी, इतने सारे बर्तन? हाँ, अब हम दोनों अलग अलग खाना बनाते हैं ना, तो इतने बर्तन तो निकलेंगे ही ना इमली। हाँ वो तो है। एक मिनट, इतने सारे बर्तन मैं नहीं धोएगी। हाँ, मैं पहले ही बता देती है दोनों को। अरे ऐसा मत कर इमली, तुझे पता है ना यहाँ इस मोहल्ले में काम वाली मिलना कितना मुश्किल है। मैं बर्तन साफ करेगी तो दुगने पैसे भी लेगी, नहीं तो फिर आप देख लो। दुगने पैसे? अब दुगने बर्तन है तो पैसे भी तो दुगने लगेंगे ना। अच्छा ठीक है, हम दोनों दुगने पैसे दे देंगे। चल तू काम शुरू कर दे। पहले से ही आकाश खर्चे को लेकर गुस्सा कर रहे थे, अब तो और गुस्सा करेंगे। इमली ने तो दुगने पैसे मांग लिए, लेकिन सिर्फ काम वाली के ही पैसे दुगने नहीं हुए थे, और भी बहुत सारे खर्चे थे जो बढ़ गए थे बर्तनों के बंटवारे के बाद। अरे अभी तो राशन भरवाया था। अरे अब दो दो अलग अलग बर्तनों में खाना बनता है तो राशन भी जाएगा ना। तुम दोनों के बर्तनों के चक्कर में घर के खर्चे दुगने हो गए। अब मैं तुम्हें शॉपिंग के लिए एक पैसा नहीं दूंगा, समझ लेना। ठीक है। क्या, कितने लोग आ रहे हैं खाने पर? अरे कितनी बार पूछोगी, 7 कहा तो सही। अरे मैं अकेले कैसे बनाऊंगी इतना सब कुछ? अरे अब तुमने बर्तनों का बंटवारा कर दिया है, नहीं तो भाभी मदद कर देती तुम्हारी। अब तुम देख लो, मैं कुछ नहीं जानता। दिव्या और पिंकी को अब बर्तन तो मिल गए थे, लेकिन उनका सुकून छीन गया था। दोनों ना तो पैसे बचा पा रही थी और ना ही उन दोनों का काम ख़त्म हो पा रहा था। अरे क्या हुआ पिंकी बहू, ये नई क्रॉकरी को साफ़ नहीं किया? अरे माँ जी, भाड़ में जाई नई क्रॉकरी, मुझे नहीं करनी साफ़। भाभी के साथ थी तो कब काम ख़त्म हो जाता था पता भी नहीं लगता था। अब तो मैं फ्री नहीं हो पाती हूँ। हाँ, मेरा भी यही हाल है माँ जी। राशन तो ऐसे ख़त्म हो रहा है जैसे बुढ़ापे में काले बाल सफ़ेद होने लगता है। कोई बात नहीं, तुम दोनों के पास बर्तन तो है ना अपने अपने। नहीं माँ जी, हमें समझ में आ गया है कि हम क्या गलती कर रहे थे। पिंकी ये ले, तुझ पे तो मैंने अपना ये नया वाला वाइट कलर का कप सेट भी पार दिया। प्लीज़ आजा वापस।
भाभी, मैंने भी अपने सारे पतीले, छोटे बड़े मीडियम साइज, सब आपको दे दिए। मैं आ रही हूँ आपके पास। और दोनों गले लग जाती हैं। पता नहीं क्यों दोनों इतना ड्रामा करती है। लड़ती भी ड्रामा करके है और मिलन में भी ड्रामा। चलो जाने दो, हमें क्या। रजत अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था और रजत ने अपने पिता का पूरा बिजनेस संभाल रखा था। ऐसे ही एक दिन रजत अपने ऑफिस जा रहा था और अचानक ही रोड पर रेड लाइट होने की वजह से रजत अपनी कार को रोक लेता है। तभी वहां पर कुछ किन्नर रजत की कार का शीशा खटखटाते हुए कहते हैं, दरवाजा खोल रे, कुछ नग दे दे रे। नहीं नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, आप सब यहाँ से जाइए। देख लड़के, तू हम लोगों को नेक देगा तो तेरी बरकत होगी। भगवान ने मुझे अच्छी खासी बरकत दे रखी है अम्मा, इसलिए आप यहाँ से जाइए और किसी और से मांग लीजिए। इस तरह सभी किन्नरें वहां से चलकर आगे की तरफ जाने लगती हैं। तभी रजत की कार का शीशा एक और किन्नर खटखटाती है। अब रजत अपनी कार के शीशे को नीचे करता है, जहां पर वो एक सुंदर सी लड़की को देखता है। वो उसे देखकर उसकी सुंदरता में मदहोश हो जाता है। वो उसे कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो सुंदर सी लड़की उससे कहती है, कुछ पैसे दे दीजिए साहब। अगर आपने हम लोगों को पैसे दे दिए तो आप हमेशा अपने जीवन में खुशहाल रहेंगे। इतनी सुंदर लड़की है और ये मुझसे किन्नरों की तरह पैसे क्यों मांग रही है? कहीं ये... हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम इतनी सुंदर हो और पढ़ी लिखी भी लग रही हो, तुम इन किन्नरों के साथ नेक क्यों मांग रही हो? और तुम्हारा नाम क्या है? साहब, मेरा नाम काजल है। काजल अपने बारे में उसे कुछ और बता पाती कि तभी काजल की हम उम्र नीलम नाम की किन्नर रजत से कहती है, साहब, अब किन्नर किन्नरों के साथ मिलकर पैसे नहीं मांगेगी तो क्या सड़क पर रहकर भीख मांगेगी? और हाँ, अगर आपको नेक देना है तो दे दो, नहीं तो जाओ यहाँ से। रजत ये सब सुनकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। यूं कहे कि उसे एक झटका लग जाता है। वो उस समय कुछ नहीं बोल पाता और चुपचाप अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर काजल को दे देता है और वहां से अपनी कार को चलाकर अपने ऑफिस पहुंचता है। वहीं दूसरी तरफ किन्नर समाज की सभी किन्नरें काजल से कहती है, क्या बात है काजल बेटा, उस लड़के से हमने पैसे मांगे तो उसने 1 रुपया भी नहीं दिया और तेरे बोलते ही उसने तुझे पैसे पकड़ा दिए। वाह जी वाह। अरे भला पैसे देता भी क्यों नहीं? हमारी काजल है ही इतनी सुंदर, उसे देखकर कोई उसे बोल ही नहीं सकता कि वो एक किन्नर है, किन्नर। इस तरह सभी किन्नर खुश होकर अपने किन्नर समाज में चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ रजत के ख्यालों में तो काजल ही थी। रजत हर समय काजल के बारे में सोच रहा था। उसके सामने काजल का भोला और मासूम चेहरा आ रहा था। अब शाम के समय एक बार फिर रजत घर जाते वक्त उसी रेड लाइट पर खड़ा हो जाता है, लेकिन उसे काजल दोबारा नहीं दिखती। इस तरह अगली सुबह रजत उसी रेड लाइट से होकर गुजर रहा था। तभी एक बार फिर से रेड लाइट होती है और रेड लाइट होने की वजह से रजत अपनी कार रोक लेता है, जहां उसे एक बार फिर काजल दिखाई देती है। इस बार भी काजल उसके पास आती है और उससे पैसे लेकर चली जाती है। काजल की मासूमियत वाली शक्ल देखकर रजत उसके ऊपर फिदा हो जाता है और खुद से कहता है, वो लड़की किन्नर है, उसकी मासूमियत और चेहरा देखकर लग ही नहीं रहा कि वो किन्नर है। अरे भला इतनी सुंदर लड़की किन्नर कैसे हो सकती है? रजत बेटा, इस काजल लड़की से तो बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो काजल तेरे दिल पर अपनी छाप छोड़ गई है। अब क्या था, रजत आए दिन सुबह के समय काजल से मिला करता। एक दिन ऐसे ही वो काजल को कुछ पैसे देकर अपनी कार को साइड लगा लेता है और पैदल काजल का पीछा करने लगता है, जहां वो मौका देखकर काजल का हाथ पकड़कर पेड़ के पीछे ले जाता है और उससे कहता है, काजल, मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं तुम्हारी खूबसूरती और तुम्हारे भोलेपन का फैन हो चुका हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ काजल। साहब जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं एक किन्नर हूँ और आप एक इंसान। भला एक इंसान किन्नर से शादी कैसे कर सकता है? आपकी दुनिया हम किन्नरों को कभी नहीं अपनाएगी। पहली बात कि मैं साहब नहीं हूँ, मेरा नाम रजत है, इसलिए तुम मुझे रजत कह के बुलाओगी तो अच्छा लगेगा। दूसरी बात ये कि मैं पूरी दुनिया से तुम्हारे लिए लड़ जाऊंगा, बस तुम मेरा साथ दो। कहीं ना कहीं काजल भी रजत को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो रजत को हाँ कर देती है। उसकी हाँ सुनने के बाद रजत की खुशी का ठिकाना नहीं होता और रजत सीधा अपने माँ बाबा के पास जाता है और अपने माँ बाप से काजल के बारे में बात करता है।
जब उसके माँ बाप को ये पता चलता है कि काजल एक नॉर्मल लड़की नहीं बल्कि एक किन्नर है, तो उसकी माँ उसे अपनाने से मना कर देती है। अपने माँ बाप का ये रवैया देखकर रजत कहता है, मम्मी पापा, अगर आप लोगों ने मेरी शादी काजल से नहीं करवाई तो मैं फांसी लगाकर या जहर खाकर मर जाऊंगा। रजत की ये बात सुनकर रजत के माँ बाप अपने बच्चे के आगे घुटने टेक देते हैं और वो रजत की शादी करवाने के लिए हाँ कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ काजल किन्नर समाज में अपनी गुरु माँ से कहती है, गुरु माँ, मैं रजत से प्यार करती हूँ और रजत अपनी फैमिली को यहाँ लेकर आते ही होंगे। मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ गुरु माँ, बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। बेटा काजल, हम किन्नर हैं और किन्नरों को उनका समाज कभी नहीं अपनाएगा। तू देखना, रजत भी तुझे एक दिन ठुकरा देगा। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं गुरु माँ, वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। अगर तुझे एक इंसान से शादी करनी है तो तुझे किन्नर समाज को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना होगा। बोल, मंजूर है क्या तुझे? काजल रजत से बेहद प्यार करती थी, इसलिए वो अपनी गुरु माँ की बात मान जाती है और अपने किन्नर समाज को छोड़ देती है। इस तरह काजल और रजत की एक दूसरे से शादी हो जाती है। शादी के बाद काजल अपने घर की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती है, लेकिन रजत के माता पिता को काजल बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वो लड़की नहीं बल्कि एक किन्नर थी, इसलिए वो उसको अपनाना नहीं चाहते थे। ऐसे ही एक दिन रजत को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है और कुछ दिन तक रजत घर नहीं आता। ये देखकर रजत की माँ रजत के पिता से कहती है, अजी, मैं तो इसको अपनी बहू कभी भी नहीं अपना पाऊंगी। मेरा तो इसके हाथ का पानी भी पीने का मन नहीं करता। अपने बेटे की वजह से ना चाहते हुए भी इसके हाथ का खाना खाना पड़ रहा है। तुम सही बोल रही हो भाग्यवान। मेरा तो मन करता है इस घर को मैं छोड़कर चला जाऊं या इस किन्नर को इस दुनिया से ही उठा दूं। वैसे आइडिया बुरा नहीं है जी। हमारा रजत काम से बाहर गया है और इसके किन्नर समाज में इसे ढूंढने वाला कोई होगा भी नहीं, और जब हमारा बेटा आएगा तो हम बोल देंगे, न जाने तेरी लुगाई कहाँ चली गई। इस तरह हमारा बेटा इसके चंगुल से मुक्त भी हो जाएगा और हमें भी इससे मुक्ति मिल जाएगी। रजत के माता पिता काजल को मारने की पूरी प्लानिंग करते हैं और अब रात के 10 बज रहे थे। काजल अपने कमरे में बैठकर खाना खा रही होती है, तभी वहां पर उसके सास ससुर जाते हैं और उसकी सास काजल से कहती है, बड़े ही आराम से खाना ठूस रही है तू। कोई बात नहीं, अब तेरे खाने का समय खत्म हो चुका है, क्योंकि तेरे दिन पूरे हो चुके हैं। तूने हमारे नाक में दम कर रखा है। जब से तू मेरे घर में आई है, मेरे घर की सुख शांति चैन सब भंग हो गया। मेरे घर की बहू एक किन्नर कैसे हो सकती है? मैं किन्नर बहू को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। काजल कुछ बोल पाती उससे पहले काजल की सास और काजल का ससुर दोनों ही काजल का गला रस्सी से दबाने लगते हैं। तभी अचानक वहां पर रजत आ जाता है। ये सब देखकर वो अपनी पत्नी काजल को अपने माँ बाप के चंगुल से छुड़वाते हुए चिल्लाकर कहता है, बहुत हो गया। अरे अब दोनों ने तो हद ही पार कर दी। आप लोग मेरी पत्नी के साथ ऐसा बर्ताव करेंगे, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अरे आपको मेरी पत्नी को नहीं अपनाना था तो आप मुझे पहले बता देती। मैं अपनी पत्नी के साथ कहीं और रह लेता, पर आपके घर में कदम ना रखता। लेकिन अब बस बहुत हुआ। मैं अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ और आप अपने घर में शांति सुख को बनाए रखें, लेकिन अपने बेटे के बिना। रजत बेटा, हमें माफ कर दे। हम तेरी पत्नी को अपना लेंगे, लेकिन तू हमें छोड़कर मत जा बेटा। हम दोनों बूढ़े बूढ़िया किन्नर बहू को नहीं अपना सकते थे, इसलिए हमने इसको मारना चाहा। क्यों माँ, मैं सही बोल रहा हूँ ना? माँ, वो भले ही किन्नर है, लेकिन इंसान वो भी है। दुख उसे भी होता है, दिल उसके पास भी है, दर्द उसे भी होता है। नहीं माँ, अब मैं अपनी पत्नी को और दुख दर्द नहीं झेलते देख सकता। अब क्या था, रजत अपनी पत्नी का हाथ थामता है और उस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। वहीं उसके माँ बाप को अपने किए पर पछतावा होता है, लेकिन कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। ये कहानी शुरू होती है वृंदा निवास से। वृंदा जी की 2 बहुएं थी, निक्की और प्रिया। 2 बहुओं के आने के बाद भी घर पर चलती तो वृंदा जी की ही थी। एक हाथ में पूजा की थाली और दूसरे में पानी की बाल्टी लिए वृंदा अपने घर आती है। आग लगा दो पूरे घर में, धुआं उठा दो। ये बाल्टी बाहर क्यों छोड़ी? पूरा का पूरा गैस चूल्हा ही बाहर छोड़ देते।
अरे क्या हो गया भाग्यवान, क्यों सुबह सुबह गला फाड़ रही हो? मैं गला ना फाड़ू तो आप सब मिलकर इस घर को बेच कर खा जाए। किसने रखी ये बाल्टी बाहर? लोहे की बाल्टी है, वो भी आज से 40 साल पुरानी। बेचने जाऊं तो 600 रुपये नगद आ जाए इसके। मम्मी, इस बाल्टी में छेद हो गई थी तो पानी बाहर आ रहा था, इसलिए मैंने बाहर रख दिया। करोड़पतियों के घर से आई ना तू तो, पर हम तो करोड़पति नहीं है ना बेटा। इस तरह से छेद होने से तो बाल्टियां बाहर रखने लगी, तब तो तू अपना फ्यूचर सोच ले। देख रहा है प्रेम कितनी खर्चीली है तेरी बीवी। आप फिक्र मत कीजिए मम्मी जी, मैं इस लोहे की बाल्टी की वेल्डिंग करवा दूंगी, फिर ये वापस इस्तेमाल लायक हो जाएगी। देख लिया कैसे चलता है घर। इस तरह पैसे उड़ाना छोड़ दे छोटी बहू। सॉरी मम्मी। और 9 बज गए, अभी तक कोई नाश्ते के टेबल पर नहीं पहुंचा। 10 मिनट के अंदर अंदर नाश्ता परोसो। इसी तरह वृंदा घर के छोटे मोटे हर खर्चे पर अपनी नज़र रखती और बेफिजुल का नुकसान होने ही नहीं देती। दिन बीतते जाते हैं। फिर एक रोज़ इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट से बिजली का बिल आता है, जिसे देखते ही वृंदा अपनी बहुओं को अपने सामने बुलाती है। मेरे दोनों बेटे और मेरे पति तो घर पर रहते ही नहीं, घर पर तो हम तीनों ही रहते हैं, तो इतना बिजली का बिल कैसे आ रहा है? तुम दोनों का ही बिल इतना ज़्यादा आया है, खास करके निक्की तुम्हारा। रूम में टीवी पंखा चालू छोड़कर बाहर आ जाती हो तो बिल तो आएगा ही। वैसे भी तुम्हारी आदत ही है, सीरियल का हर पार्ट भाग भाग कर देखोगी और एडवर्टीजमेंट में खाना बनाने आओगी। जितनी बार टीवी बंद चालू होता है उतनी ज़्यादा यूनिट बिजली उठती है, पता है तुझे? ऊपर से एसी के शौकीन है घर में सब। मुझे तो गठिया की प्रॉब्लम है, मैं तो फैन तक 1 नंबर पर चलाती हूँ, एसी तो दूर की बात है। और प्रिया तुम भी हैं? इस तरह तुम दोनों लापरवाही करती रहोगी तब तो चल गया घर। अब मेरी ही गलती हो गई मम्मी जी, अब से मैं ध्यान रखूंगी, अब बिजली बर्बाद नहीं होने दूंगी। निक्की सब कुछ सुनती है पर कुछ कहती नहीं, सीधा अपने कमरे में चली जाती है। बिजली का बिल तो ज़्यादा आएगा ही, 24 घंटे एसी जो चला कर रखती हूँ, पर अब मैं अपने पति का और नुकसान नहीं होने दूंगी और इस बार मम्मी जी का दिल भी जीत कर रहूँगी। ये कहकर निक्की एसी का रिमोट उठाती है और एसी बंद कर देती है। 2 मिनट बिना एसी के बैठे ही उसके माथे पर पसीने आना शुरू हो जाता है। हे राम, इतनी गर्मी लग रही है। बाबा रे, यहाँ तो अप्रैल में ही मई जून वाली गर्मी आ रखी है, बिना एसी के तो चलेगा नहीं। क्या करूँ, फिर कैसे बचेगी बिजली? तभी प्रिया निक्की को आवाज़ लगाती है। निक्की किचन में आ, सब्जी बनानी है। निक्की किचन में जा रही थी कि उसकी नज़र अपनी जेठानी के कमरे के एसी पर पड़ती है और निक्की को आइडिया मिल जाता है। किचन में खाना बनाने के बाद निक्की अपने कमरे में ना जाकर अपनी जेठानी के ही कमरे में जाकर एसी ऑन करके आराम से 1 घंटे की नींद लेती है। मेरा दिल तोड़कर तुम मेरे ना हो पाए। हाय रे हाय, सीरियल शुरू होने वाला है भाभी। कल रात में रीना के पति ने उसे किसी के साथ देख लिया था, आज राज खुलेगा कि वो लड़का था कौन। और चाय नाश्ता लेकर निक्की पैर फैलाकर अपनी जेठानी के कमरे की एसी ऑन कर टीवी देखना शुरू कर देती है। 10 मिनट बाद उसकी सास वृंदा उसे आवाज़ लगाती है। कमरे का एसी और टीवी वैसे ही चालू छोड़कर निक्की आराम से अपनी सास के पास आ जाती है। बिना एसी के भी इंसान नहीं रह सकता है क्या मम्मी जी? एसी ना वैसे तो ढकोसले ही है। ये अचानक तो जगत माता कैसे बन रही है, क्या बात हो गई? आपकी उस बाल्टी वाली सीख ने आज बहुत कुछ सिखा दिया मुझे मम्मी जी। मैंने सोच लिया है इस महीने की बिजली तो मैं बचा कर रहूँगी, इसीलिए ये देख लीजिए सुबह से अपने कमरे का एसी एक बार भी ऑन नहीं किया मैंने। सच में? अरे वाह बेटा, जीती रहे। अब तो जिस लगन से तू चाय की चुस्कियाँ भर रही है ना, उसी लगन से मुझे भी 1 कप चाय परोस दे। निक्की की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आखिरकार पूरे दिन उसने अपने हिस्से की सारी बिजली का बिल जो बचा लिया था। इसी तरह दिन गुजरता है और रात हो जाती है। शाम के वक्त भी निक्की का एक पैर रसोई में रहता है तो दूसरा पैर अपनी जेठानी के कमरे में, क्योंकि एसी और टीवी तो वहीं थे। चल निक्की, अब जल्दी से डाइनिंग टेबल पर खाना परोस लेते हैं, ये लोग आते ही होंगे। प्रेम तो आते ही कमरे में चले जाएंगे और कमरे का एसी ऑन कर लेंगे। अब तो मैं चाह कर भी बिजली का बिल नहीं बचा पाऊंगी, तो रात को जेठानी जी के कमरे को छोड़ ही देते हैं। आप भी क्या याद रखेंगी जेठानी जी। पूरा दिन अपने जेठानी के कमरे का एसी यूज़ करने के बाद आराम से निक्की रात को अपने पति के साथ अपने कमरे में चैन की नींद सो लेती है। अगली सुबह अमित और प्रेम के ऑफिस जाने के बाद भाभी के कमरे में जाने का कोई तो बहाना ढूंढना होगा, वरना शक हो जाएगा उन्हें।
क्या करूं? निक्की प्रिया के कमरे में जाती है और कहती है, ये चादर कहाँ से मंगवाई भाभी आपने? कितनी अच्छी लग रही है, प्रिंट्स कितने अच्छे हैं, ज़रा बैठ के तो देखूं। और क्या था, निक्की प्रिया के बिस्तर पर बैठ जाती है। अब बैठ तो गई तो पीछे तकिए का सहारा तो लग ही जाना था। एक काम कीजिए ना भाभी, आप मुझे सब्जियां लाकर दे दीजिए, मैं यहीं काट लेती हूँ, तब तक आप आटा गूंद लीजिए। फिर क्या था, दूसरे ही हाथ से निक्की टीवी और एसी ऑन कर लेती है। अब इसी तरह हर रोज़ निक्की किसी न किसी बहाने अपनी जेठानी के कमरे में आकर बैठ जाती, जिससे प्रिया का पर्सनल स्पेस भी जाने लगा था। पूरा दिन काम करके 2 मिनट तो लेटने आई हूँ, निक्की ज़रा साइड हो जा। किसकी साइड, इनकी या मम्मी जी की? अरे पूरे दिन में 2 मिनट तो दोपहर में लेटने के लिए कमरे में आती हूँ, उसमें भी ये बिस्तर पर टेढ़ी सो जाती। कहाँ सोए आदमी अब? अपनी देवरानी को खिसकाती हुए प्रिया कहती है, अरे खिसक भी जाना, कैसे दानवों की तरह सोती है ये। जा सोई रह तू, मैं जा रही हूँ रसोई देखने। गुस्से में प्रिया रसोई में आकर अपनी माँ को कॉल लगाती है। हाँ तो ये मम्मी, जब देखो निक्की मेरे कमरे में ही बैठी रहती है, ना श्वेता से बात कर पाती हूँ ना आपसे, और किचन में इतनी गर्मी में इंसान क्या ही किसी से बात करे। तो वो माता तेरे कमरे में क्यों विराजमान हो गई, उसे भेज उसके कमरे में। अरे जिंदगी में कभी मेरे कमरे में नहीं आई, कहती थी भाभी का कमरा बड़ा छोटा है, और आजकल तो मेरा कमरा छोड़ना ही नहीं चाहती। न जाने उसे क्या हो गया है मम्मी, डायरेक्ट जाकर कुछ कह भी नहीं सकती। जॉइंट फैमिली का घर है, सब कुछ मम्मी जी के हाथ में है, वो समझेंगी कि मैं अपनी दादागिरी दिखा रही हूँ। अरे पर अचानक उसमें इतना बदलाव आ रहा है, तब तो ज़रूरत पैसे की ही कोई बात होगी बेटा। तो आज कैसे भी करके उसे घुमा फिरा कर अपने कमरे से 9 2 11 कर, वरना कहीं ऐसा कर करके वो तेरा कमरा ही ना हत्या ले। प्रिया सीधा अपने कमरे में जाती है और निक्की से कहती है, निक्की ज़रा अपने कमरे में जाना, वो क्या है ना तेरे जेठ जी आने वाले हैं। आने दीजिए ना भाभी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मेरे बड़े भैया जैसे हैं, मुझे क्यों टेंशन होने लगी। आप लोग कीजिएगा ना बातें जो भी करनी हो। ये तो कमरा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। मेरे कहने का मतलब है आजकल तू अपने कमरे में नहीं जाती, कोई बात है क्या? तेरे और प्रेम के बीच में सब ठीक तो है ना? ठीक तो होगा ही, क्योंकि रात में तो तुम दोनों साथ ही सोते हो। किसी चीज़ का चक्कर है क्या? अरे नहीं भाभी, वो क्या है ना, आपका कमरा रसोई के पास पड़ता है, मैं अपने कमरे से चलती चलती रसोई में आती हूँ तो सब्ज़ी गैस पर ही जल जाती है, इसलिए मैं आपके कमरे में बैठने लगी। और कोई बात नहीं ना भाभी, ये पलंग और दीवार निगल नहीं जाऊंगी मैं। और इसी तरह निक्की किसी सांप की तरह अपनी जिठानी के कमरे में फन मार कर बैठ जाती है। ठीक 1 महीने बाद फिर बिजली का बिल आता है। बिजली के बिल को देखकर प्रेम टेंशन में अपने कमरे में आता है। पहले तो 2 घरों के बिल मिलाकर 6,000 आते थे, इस बार अकेले एक ही का बिल 7,000 आ गया। न जाने भाभी क्या इस्तेमाल कर रही है। निक्की ज़रा लॉकर से 9,000 निकाल कर देना, बिजली का बिल भर कर आता हूँ। 2,000 हमारा और 7,000 भाभी का। बिजली का बिल आप क्यों भरोगे जी भाभी का? क्योंकि इस बार से भैया और मैंने डिसाइड किया था कि बिजली का बिल मैं देखूंगा और काम वाली और दूध का खर्चा भैया देखेंगे। घुमा फिरा कर ये लॉस तो हमारे घर में ही हो गया। ये सुनते ही निक्की कान पकड़ लेती है। तभी कमरे के बाहर से प्रिया अंदर आकर कहती है, एसी नहीं चलानी क्या निक्की? चल जरा मेरे कमरे में पीठ सीधी कर ले, एसी चला देती हूँ। मधु की शादी के कुछ सालों में ही उसके पति की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद उसके ऊपर सास की जिम्मेदारी आ जाती है और वो अब अपनी सास के साथ घर में अकेली रहती है। मम्मी नाश्ता बना दिया है, टाइम से खा लेना। दोपहर का खाना शीला आकर बना देगी, मैं ऑफिस जा रही हूँ। अरे क्यों उस टेप रिकॉर्डर पर पैसे खर्चा करती हो? इतना काम मैं खुद भी कर सकती हूँ। हाँ बिल्कुल, आधे समय तो जोड़ों के दर्द की दवाई खाती हो और फिर काम करने की बात करती हो। दवाई खाती हो तो क्या, मैं अभी भी अकेली 10 पर भारी हूँ। हाँ मैंने मान लिया। मधु घर से चली जाती है, जिसके बाद सास नाश्ता कर दवाई लेकर टीवी देखने बैठ जाती है। दोपहर को शीला घर आती है। अरे क्यों माँ जी, आज किस बात से मेरी नौकरी बची? अरे चल ज्यादा बक मत कर, काम कर अपना। शीला खाना बनाने लगती है और सास वहीं पास में बैठ जाती है। माँ जी, मैं तो हमेशा ही बोलती हूँ दीदी की दूसरी शादी करा दो। कब तक आप 2 औरतें घर में अकेली रहोगी? आजकल माहौल भी बहुत खराब है
और फिर दीदी की उम्र भी तो निकली जा रही है ना। तेरा नाम टेप रिकॉर्डर सही रखा है मैंने। तेरी एक ही बात को रिपीट मोड पर चलाने से वो पूरी नहीं हो जाएगी, इसलिए मेरी बहू से ज्यादा खाना बनाने पर ध्यान दे, नहीं तो कहीं वो भी तुझसे मुंह ना फेर ले और नौकरी चली जाए। क्या माँ जी, आप भी हमेशा मेरी नौकरी के पीछे ही पड़ी रहती हो। तो क्या तेरे पीछे पड़ूं? इसी तरह दोपहर से शाम हो जाती है और शीला अपना काम खत्म कर वापस चली जाती है। अब अकेली सास एक बार फिर टीवी देखने बैठ जाती है, जिसकी थोड़ी ही देर में मधु घर आ जाती है और सास बिना कोई देर किए शीला की बातें उसे बताने लगती है। मम्मी, आप भी ना किसी बच्चे से कम नहीं हो, जिसके पास हमेशा शीला को लेकर कोई ना कोई बात रहती ही है। अब बस भी करो ना, इतनी बुरी नहीं है बेचारी। अरे मैंने कब कहा बुरी है, बस उसकी बातें करके मुझे बड़ा मजा आता है। सास की बात पर हंसते हुए दोनों डिनर करने बैठती ही हैं कि लाइट चली जाती है। अंधेरे में मधु मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर मोमबत्ती ढूंढने लगती है। तभी उसे हॉल में कुछ गिरने की आवाज आती है। मम्मी, आप अंधेरे में इधर उधर क्यों घूम रही हो? अरे तेरे पीछे ही तो खड़ी हूँ। हाँ, अगर आप यहाँ हो तो वो हॉल में सामान कैसा गिरा? भूत आया। अरे मुझे क्या पता, जाकर देखना पड़ेगा ना। दोनों हॉल में जाते हैं लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। अब उन्हें कमरे में से सामान गिरने की आवाज आती है। लगता है ये भूत चोरी करने आया है, इसे वापस कब्र में पहुंचाना ही पड़ेगा। बस हाँ, आप ज्यादा ना तीस मार खा मत बनो, मैं पुलिस को फोन करती हूँ। अरे जब तक तेरी पुलिस आएगी तब तक क्या वो हमारे साथ बैठकर अंताक्षरी खेलेगा? हट डरपोक, संभालने दे मुझे। अब सास पास रखा फ्लावर पॉट उठाकर कमरे की तरफ बढ़ने लगती है, जहाँ उसे दो आदमी दिखाई देते हैं। पीछे पीछे मधु भी वहां आ जाती है। मम्मी, अभी भी मौका है, बाहर भाग जाते हैं। मधु की आवाज सुन चोर चौकन्ने हो जाते हैं। ओए तुम दोनों, जहां हो वहीं खड़ी रहना, नहीं तो दोनों को गोली मार दूंगा। अरे तुम दोनों अभी के अभी बाहर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये बुढ़िया हमें धमकी दे रही है। अबे तुम दो अकेली अब लड़ते क्या कर लोगी? अरे जा भेजा, दोनों को बांध दे। जैसे ही दूसरा आदमी सास को पकड़ने उसके पास आता है तो वो उसके सर पर फ्लावर पॉट मार देती है। उसके सर से खून बहने लगता है, जिसे देख दूसरा आदमी गन निकालकर हवा में गोली चला देता है, जिससे बचते हुए दोनों सास बहू वहां से भाग जाती हैं। अब वो तीनों एक दूसरे के आगे पीछे पूरे घर में भागने लगते हैं। मम्मी, आपने तो सच में उसे मार दिया। तो मजाक में कौन मारता है? और अभी तुम मेरे साथ ही रहना, नहीं तो पक्का मारी जाओगी। ये औरतों को कमजोर समझता है ना। आज इसे औरतों की ऐसी ताकत दिखाऊंगी कि ये आदमी पैदा होने पर शर्म करेगा। हाँ? ये अचानक आपके अंदर झांसी की रानी कहाँ से जाग गई? वैसे तो हमेशा जोड़ों में दर्द बोलती रहती हो। अभी तुम्हें जान बचानी है या जोड़ों के दर्द की कहानी सुननी है? मधु और उसकी सास कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं, जिस पर चोर बाहर खड़ा दरवाजा बजाते हुए उन्हें आवाज लगाने लगता है। क्यों डर गई? अरे वैसे तो बहुत धमकी दे रही थी, गेट खोल अब बुढ़िया। अबे पागल, धमकी देने और होशियार होने में फर्क होता है, पर ये दिमाग वाले काम तुझे तो समझ में नहीं आएंगे। रुक, अभी तेरा दिमाग ही बाहर निकालता हूँ। ये कहते हुए चोर गोली चलाने ही वाला होता है कि सास अचानक दरवाजा खोलकर उसके मुंह पर परफ्यूम डाल देती है, जिससे चोर गन फेंककर दर्द से चिल्लाने लगता है। मम्मी, अरे बहुत दर्द हो रहा है, कोई बचाओ, इसे हटाओ प्लीज, मैं किसी को कुछ नहीं करूंगा। क्यों रे, क्या थोड़ा सा दर्द होते ही मम्मी मम्मी करने लगा? अभी तो औरतों को कमजोर बोल रहा था। भूलियो मत,
एक औरत ने ही तुझे इस दुनिया में जन्म दिया है, और वो भी तुझे ये दर्द हो रहा है ना, उससे लाख गुना ज्यादा दर्द सहकर। इसलिए औरतों को दोबारा कमजोर भूल कर भी मत बोलियो। वाह मम्मी, आपका ये रूप तो मुझे पता ही नहीं था, आपने तो कमाल ही कर दिया। कहा था ना, अकेली ही 10 पर भारी पड़ सकती हूँ, ये तो फिर भी 2 ही थे। इतनी देर में पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। आ गए आप, कर लो इन्हें अरेस्ट और जेल में बैठकर अंताक्षरी खेलना।